हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही अच्छी नॉवल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेंट जॉन। और इसके ऑथर हैं, उनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं और इनकी जो फेम है वो मेनली इसी नॉवल के कारण इनको मिली है। तो इसके पहले हम लोग नॉवल देखें, एक बार हम लोग जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में छोटा सा ब्रीफ सा लाइफ स्केच एक बार देख लेते हैं कि ये क्या थे और इनके बारे में क्या प्रोमिनेंट चीज़ है। तो देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है, इनका बर्थ जो हुआ था वो 26 जुलाई 1856 को हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो 2 नवंबर 1950 को हुई थी। इनफैक्ट जो है, ये इनकी एक ज़िद थी कि लोग इनको जो है बर्नार्ड शॉ बोलें, तो इनकी ज़िद पे लोग इन्हें बर्नार्ड शॉ ही बोलने लग गए थे। बहुत कम लोग इनको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पूरा नाम बोलते थे। और ये एक आयरिश प्ले राइट थे, मतलब कि ड्रामा लिखते थे, आयरिश वाले थे। इसके अलावा एक क्रिटिक थे, पॉलेमिसिस्ट थे। इसके अलावा ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। ये इनके कैरियर के बारे में था। इसके अलावा देखिए, इनका जो बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हुआ वेस्टर्न थिएटर में। लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस है वो मेनली कब देखने को मिलता है, वो 1880s के बाद, और इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा वो इनकी डेथ के बाद देखने को मिला इनका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थिएटर्स में। और ये लगभग 60 से ज़्यादा प्लेस लिखे होंगे, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो था पहला मैन एंड सुपरमैन, जो कि 1902 में पब्लिश हुआ था। देन पिग्मेलियन करके था जो 1912 में हुआ था। एंड देन सेंट जॉन है जो कि 1923 में पब्लिश हुआ था, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जैसे मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी हम नोवेल पढ़ते हैं वो किसी न किसी स्पेसिफिक जेनर के अंदर आता है और वो जेनर उसके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब कर देता है। देखिए, अगर हम लोग सेंट जॉन को ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो वो हम लोगों को बहुत ही बोर्डम फील कराएगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर एक बार हमको पता चल जाएगा कि किस जेनर के अंदर आ रहा है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ठीक है, खास करके वो बच्चों को जो कि हिस्ट्री में थोड़ा सा जिनको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखिए, ये जो है आज का जो हमारा नॉवल है वो हिस्टोरिक प्ले की कैटेगरी में आता है। और हिस्टोरिक प्ले कौन से प्ले होते हैं? वो प्ले होते हैं या वो ड्रामा होते हैं जिनके जो कैरेक्टर्स है और जिसका इवेंट होता है वो किसी हिस्ट्री के इंसिडेंट से लिया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हिस्टोरिक प्ले वो ड्रामा की कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसमें जो है उसकी कहानी जो होती है वो किसी इतिहास से के इंसिडेंट से रिलेटेड होती है। और इनफैक्ट जो उसके कैरेक्टर्स और जो उसका चीफ इवेंट होता है वो भी ऐतिहासिक होता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है सेंट जॉन, ये क्यों हिस्टोरिक प्ले है। तो देखिए, इसका जो सबसे पहले इसको समझने के लिए पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, 100 ईयर्स वॉर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अगर पढ़े होंगे तो उसमें 100 ईयर्स वॉर्स के बारे में आता है। ठीक है, तो 100 ईयर वॉर जो थी वो किसके किसके बीच में होती थी? इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में हो रही थी। और उसका टाइम पीरियड था 1337 से लेकर के 1453 के बीच में। तो ये जो इस समय की जो वॉर हुई थी उसको आपने 100 ईयर्स वॉर कहा। ये किसके बीच में थी? इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में। तो इसी बीच में फ्रेंच को जो जिताने के लिए जो एक पर्सनैलिटी सामने आती है उसका नाम है जॉन। ठीक है, उसका नाम होता है जॉन द आर्क और उसी की लाइफ पे ये कहानी बेस है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि ये कहानी क्यों हिस्टोरिक है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है वाई दिस प्ले इज कॉल्ड अ हिस्टोरिकल प्ले, तो आप लोग लिख पाएंगे कि इसकी जो मेन जो कैरेक्टर है जिसका नाम है जॉन द आर्क, वो 100 ईयर्स वॉर में जो फ्रेंच की तरफ से जो लड़की लड़ रही थी, जो उनको जीत दिलाई थी, वो उसकी कहानी पे या उसकी लाइफ स्केच पे ये जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसको लिखा था। और इसके बाद ये बहुत ही फेमस प्ले की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अब देखिए, जो अब मैं इसके बाद का जो फैक्ट है, तो ये सेंट जॉन को जो है 1923 के में 1923 यानी कि 1920 में इनको जो है किसका संत की उपाधि दे दी गई थी रोमन कैथोलिक चर्च के बाद। और इसके बाद ही जो है इसको पहली बार इसका प्रीमियर किसने करवाया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसका 1923 में इस प्ले का उन्होंने प्रीमियर करवाया। तो मतलब कि ये उस समय बहुत ही रेलिवेंट मुद्दा रहा होगा, बहुत ही रेलिवेंट कैरेक्टर रही होंगी, इसीलिए इनके लाइफ स्केच पे उन्होंने एक प्ले लिख दिया। तो आई होप यहाँ तक इस चीज़ के बारे में पूरा क्लियर है। अब हम लोग इसके प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, इसके जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर थी वो सबसे मेन जो है वो उसका नाम था जॉन द आर्क और द मेड ऑफ ऑर्लियन। इसको क्या बोला जाता है? जॉन द आर्क, या फिर कई लोग इसे मेड भी बोलते थे। ठीक है, मेड इसलिए क्योंकि ये काफ़ी जो है पेजेंट गर्ल थी, बहुत सिंपल थी, देखने में एकदम किसान टाइप की लगती थी, इस वजह से उसको मेड ऑफ ऑर्लियंस, ऑर्लियंस वो जगह थी जहाँ पे ये
रहती थी। इसके बाद आया था रॉबर्ट डी बॉड्रिकोट, ठीक है, ये एक नोबल मैन थे और इनके पास बहुत सारे लोग थे जो हेल्प करते हैं किसकी, जॉन की। अब इसके बाद है हमारे जो नेक्स्ट कैरेक्टर हैं वो हैं डाउफिन और द किंग ऑफ चार्ल्स, ठीक है। ये इनके बारे में एक जो फैक्ट आप लोगों को याद रखना, यही वो व्यक्ति थे जो उस समय फ्रांस में गद्दी के लिए, फ्रांस की गद्दी के लिए जो दावेदार थे वो यही थे और इन्हीं की हेल्प जॉन करने वाली थी, ठीक है। और द अर्ल ऑफ वॉरविक, ये इनके दरबार पे वहाँ के चीफ आर्मी चीफ थे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। याद रखिएगा कि जो वॉरविक था वो कौन सा, चीफ आर्मी था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है समरी देखना चालू करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले एक बार जॉन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन देखिए बहुत ही सिंपल पेजेंट गर्ल थी और इसका एक मानना था कि भगवान इससे डायरेक्ट बात करते हैं। अब भगवान इससे डायरेक्ट कैसे बात करते हैं, तो इसके सपनों में कौन आती है, सेंट मार्गरेट आती है, सेंट कैथरीन आती है और इवन एक आर्च एंजल जिसका नाम कि माइकल है वो भी आता है। आर्च एंजल का मतलब होता है महान फरिश्ता, ठीक है। तो वो भी इसके सपनों में आता है और इसको बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि इनका मानना ये है कि इनके सपनों में भगवान आ रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब कहानी की शुरुआत होती है। देखिए कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट डी बॉड्रिकोट, जो कि मैंने बताया एक नोबल मैन है, उसका एक फार्म रहता है। तो वो अपने फार्म में बैठ करके ना एकदम ये कंप्लेन करता रहता है, बुड़बुड़ाता रहता है कि यार पता नहीं आज क्यों मेरी मुर्गियां जो है अंडा नहीं दे पा रही हैं, अगर ये अंडा नहीं देंगी तो फार्म नहीं चलेगा। ये बड़बड़ाता रहता है। उसी बीच में जॉन आती है वहाँ पे, ठीक है। जॉन की एंट्री होती है इसके फार्म में। जॉन आती है और इससे बोलती है कि मेरे को आपसे कुछ काम है। तो वो बोलता है क्या काम है, तो ये बताती है कि देखिए मुझसे भगवान बात कर रहे हैं और वो मुझे ये आदेश दे रहे हैं कि मैं जो ऑर्लियांस के लोग हैं इन लोगों की जो है मदद करूं और इन लोगों को इंग्लैंड से जो इंग्लैंड इन लोगों के ऊपर जो हमला कर रहा है उससे मैं बचाऊं। और जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन कौन था, मैंने बताया था ना कि उस समय फ्रांस की गद्दी में बैठने वाला दावेदार था, उसकी भी मैं मदद करूं, उसको भी राजा बनाने में मदद करूं। तो ये बात उसको जो है किसको बोलती है, वो बॉड्री कोट को बोलती है। तो बॉड्री कोट जो है वो ये सुनता है और उसको बहुत जोर से हंसी आने लग जाती है कि यार ये कैसी बात करती है, क्योंकि उस समय लड़कियां वो भी मिलिट्री की सर्विस देना चाहें और दूसरी बात है कि इस टाइप से अचानक से आकर के बोले कि भगवान इससे बात कर रहा तो कोई भी हंसेगा। तो इसी बीच में क्या होता है, जो इसका स्टीवर्ड होता है, ठीक है, किसका, बाउडी कोट का जो स्टीवर्ड होता है वो इसकी बात को मानने लग जाता है, किसकी, जॉन की बात को मानने लग जाता है और इम्प्रेस हो जाता है। और इस धीरे धीरे क्या होता है, उसी बीच में बाउंड्री कोड भी धीरे से जो है वो मान जाता है और जो है वो सोचता है कि हाँ शायद वाकई ये सही बोल रही है और इसको हाँ बोल देता है। और इसी समय फिर इस जैसे ही वो हाँ बोलता है, इसका स्टीवर्ड आता है और वो बोलता है कि अरे मुर्गियां अंडे देने लग गई, मुर्गियां अंडे देने लग गई। बताइए, जो मुर्गियां सवेरे से अंडे नहीं दे रही थी वो अचानक देने लग गई। तो बॉड्रिकोट इस इंसिडेंट को क्या बोलता है कि जॉन वाकई लगता है भगवान की कोई फरिश्ता है, तभी इसके आते साथ जो है मेरी मुर्गियां अंडा देने लग गई। और जॉन बोलता है कि फिर ये बॉड्रिकोट जॉन को बोलता है कि ठीक है, तुमको जितने भी योद्धा लगेंगे मैं वो दूंगा, अपने आदमियों को तुम वहाँ लड़ने के लिए मैं दूंगा अपनी तरफ से सपोर्ट। इसके बाद देखो क्या होता है, अब जॉन वहां से निकलती है और जॉन कहाँ चले जाती है, अब जॉन जाती है डाउफिन, मतलब कि चार्ल्स के पास, ठीक है। वहाँ जाती है, उसके राज दरबार में जाती है और वहाँ पे उसको सारी बात बताती है कि कैसे मुझे जो है भगवान का जो है बोल रहे हैं कि आपकी मदद करूं और आपको जो है मैं यहाँ का ट्रू किंग बनाऊं। और बस मुझे जो आपके कौन चाहिए, आपकी ट्रुप चाहिए, आपकी ट्रुप चाहिए ताकि वो मेरी हेल्प कर सके इंग्लैंड को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो वो जो है जॉन इतनी अच्छी रहती है, वो डिप्लोमेटिकली इतनी अच्छी होती है बात करने में कि जो है ये मान जाते हैं, डॉल्फिन मान जाता है और डॉल्फिन उसको बोल देता है कि ठीक है, तुम जो है लीडरशिप, तुम इस लड़ाई की तुम लीडर रहोगी और तुम जैसा चाहती हो तुम वैसा करो। तो समझ जाओ वो उस समय भले वो देखने में कितनी सिंपल थी लेकिन उसके अंदर डिप्लोमेसी कितनी अच्छी थी, उसका बात करने का तरीका कितना अच्छा था कि इनफैक्ट जो है डॉल्फिन भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और अब वह लड़ाई के लिए चले जाती है। तो लड़ाई के मैदान पे उसकी मुलाकात एक डियोनॉइस करके एक व्यक्ति से होती है, जो कि उस समय क्या करता था, वह इंतजार करता था किसका, कि हवा का जो रुख है वो उनकी फेवर में हो जाए। अभी इस समय जो हवा जो है वो उल्टी दिशा में बह रही है तो कोई मतलब नहीं है। तो ये बात वो जो है किसको बताता है, ये डियोनॉइस जो है वो जॉन को बताता है कि अभी जो है हवा हमारे रुख में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अब भाई जॉन है, अब ये तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोत्साहित है कि नहीं अब मुझे लड़ाई करना, तो ये बोलती है कोई नहीं, तुम तैयारी चालू करो,
हवा से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी ये बात सुन करके जो है ड्यूनोइस उसको बताता है कि क्या हवा का हमारे साथ होने क्यों ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, आप तैयारी करिए और हम लोग लड़ाई के लिए अब तैयार हैं। वो जैसे ये बोल करके जाती है तो ड्यूनोइस भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाता है, और उसके जाते साथ वो देखता है कि हवा भी सडनली जो है इनके फेवर में हो जाती है। तो ड्यूनोइस को भी क्या लगने लग जाता है कि जॉन वाकई जो है कहीं ना कहीं डिवाइन डिवाइन क्रिएचर है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब देखिए वॉरविक जो है कौन है आपका, मैंने बताया था कि चीफ है, मिलिट्री चीफ है, और स्ट्रॉन्गर जो है वो पादरी रहता है, ठीक है। अब देखिए वॉरविक को क्या चिंता है, ये दोनों आपस में, वॉरविक और स्ट्रॉन्गर जो है, स्ट्रॉन्गर, ये दोनों आपस में क्या बात करते रहते हैं कि जॉन जो है कैसे जीतते जा रही है, सबका दिल जीतते जा रही है, आखिर बात क्या है, क्या मुद्दा है। तो इनको कौन ज्वाइन कर लेता है, इनको ज्वाइन कर लेता है बिशप, मतलब कि पादरी भी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन ये आपस में जो उसकी सक्सेस के बारे में एक दूसरे को एक्सप्लेन करने में असफल होते हैं, ठीक है। और इधर जो है क्या होता है, स्ट्रॉन्गर जो है वो क्या होता है, वो ये बोल देता है कि ये जो है एक विच है, मतलब कि जादू टोना करने वाली औरत है, ये कोई भगवान का वो नहीं, क्योंकि ये तो पादरी रहता है और ये कैसे मान ले कि भगवान इससे बात कर रहे हैं। तो ये उसको क्या बोल देता है कि वो एक विच है। आगे क्या होता है, अब जॉन जो है वो क्या कहते हैं, जॉन से बाकी लोगों को क्या होता है, डर होने लग जाता है। ये जो आपके स्टॉम्बर रहते हैं, बाकी पादरी रहते हैं, वो लोग ये डरने लग जाते हैं कि अगर कहीं जॉन जो है जॉन को सब लोग सीरियस लेने लग गए तो ये क्या करेगी, ये लोगों के अंदर में जो राष्ट्रीय भावना जगा देगी, और जो चर्च के जो रूल हैं वो लोग नहीं मानेंगे। और जैसे अगर लोग चर्च के रूल नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पादरियों की भी जो इज्जत है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम था। और वॉरविक ये बोल रहा था कि अगर ये वाकई जो है बोल दी कि गॉड जो है वो डायरेक्ट राजा से बात कर रहे हैं, तो लोग क्या, राजा अब किसी के बारे में नहीं मानेगा, राजा सीधा सीधा क्या बोलेगा कि मैं गॉड के बारे में सोच रहा हूँ और मैं गॉड से बात करता हूँ, मुझे और किसी नोबल मैन की जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं वॉरविक की भी जो जगह है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। तो वॉरविक और स्टॉन्गबर्ग जो है वो दोनों क्या करते हैं, इसके खिलाफ रहते हैं। किसके खिलाफ रहते हैं, आपके जॉन के खिलाफ रहते हैं। आगे की कहानी में क्या होता है, अब आगे देखिए क्या होता है, वो दोनों जीत जाते हैं, और जीतने के बाद क्या होता है, डाउफिन जो है वो उसको राजा बना दिया जाता है, और वो क्या बनता है, फ्रांस का राजा चार्ल्स 7 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इधर क्या होता है, अब दरबार में ये कौन आती है, दरबार में जॉन भी आती है। वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि लोग बिल्कुल भी उसे जान नहीं रहे हैं और ना वो पॉपुलर हुई है। तो वो जॉन से बोलती, वो डाउफिन से बोलती है कि क्यों मैं पॉपुलर नहीं हुई, क्यों लोग मुझे नहीं जान रहे। तो वो ये बोलता है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि लोग तुम्हें जाने, ठीक है। तो काफ़ी जॉन जो है वो काफ़ी निराश हो जाती है, और वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो चार्ल्स 7 जो कि अभी नया राजा बना है, वो जैसे ये सुनता है वो काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो कम से कम जॉन जा तो रही है। लेकिन सडनली क्या होता है, जॉन घर जाने के पहले उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम पेरिस को जीत लें। जैसे ही वो पेरिस की बात बोलती है, डाउफिन जो है इधर एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि अरे इसको क्या हो गया है, अब हम लोग और कोई लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो पीस ट्रीटी अब साइन करना चाहता है। उसकी इस बात से क्या होता है, वो डाउफिन जो है वो काफ़ी डर जाता है और बोलता है कि मान लो तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन अगर तुम कहीं पकड़ा गई, और अगर तुम ये याद रखना कि तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला, ठीक है। अब जैसे ही इसको जॉन को लगता है कि वो अकेले पड़ गई है इस धरती में, तो ये बोलती कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही जो है जंग जीत लूंगी, और वो वहाँ से चले जाती। जैसे वो वहाँ से जाती तो सबके सब हक्के बक्के पड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जॉन जो है वो पकड़ा जाती है, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके पास ट्रायल होने लग जाता है। और जैसे ही उसको लेकर के आया जाता है ट्रायल के लिए, तो देखिए अब स्टॉन्गबर्ग जो रहता है, इसको तो मौका ही चाहिए था। ये कहीं ना कहीं इसको बोल देता है कि ये जो है हमारे धर्म के खिलाफ जो काम कर रही है, ये विच है कहीं ना कहीं। और इधर ये बोलने लग जाता है, उधर वॉरविक भी जो है वो भी इसके खिलाफ होता है। इनफैक्ट जो है बिशप जो रहते हैं वो भी इसके खिलाफ रहते हैं, और सब लोग इसको विच का करार दे देते हैं, और इसको जो है टॉर्चर करने लग जाते हैं। तो लास्टली टॉर्चर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जॉन खुद ब खुद बोल देती है कि मुझे डेथ दे दीजिए। और फिर इसको जो है डेथ एट स्टेक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ऐसे जैसे क्रीस्ट, जीसस क्रीस्ट को जैसे वो क्रॉस के साइन पे जो है लगाया गया था, वैसे इनको भी ऐसे लगा दिया गया यहाँ पे, और इसके बाद जो है इसको जला दिया गया। तो इसे बोला जाता है डेथ एट स्टेक। तो आई होप
इसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद जो है वो 25 साल बाद सपने में आती हैं चार्ल्स के, और फिर चार्ल्स को लगता है कि नहीं, जॉन वाकई ही जो है फरिश्ता थी, एक डिवाइन थी। और उसके बाद जो है वो कोशिश करते हैं कि इनको कैनोनाइजेशन, मतलब कि इनको संत की उपाधि दी जाए, और उसके बाद जॉन द आर्क को संत की उपाधि दी जाती है। तो ये था आज का हमारा स्टोरी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए और कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।